नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपके एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं। एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एनएमएमएस का जो पेपर आता है, यानी कि दोस्तों आपका जो सेट का पेपर आता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके एनएमएमएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो सेट का पेपर होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आपके सेट में यहाँ पर एसएसटी होता है, सोशल साइंस। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के, ठीक है ना। जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो इस क्लास को लाइक कर लेना दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चंस। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लेने वाले हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। यहाँ पर हम इतिहास, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत का या भारत के साहित्यिक स्रोत है। तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से मेनली जो सोर्सेज है उसके बारे में बताना। तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यात्रा वृतांत, अभिलेख, वेद व पुराण, मूर्तिकला व चित्रकला। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जो है देखो, यात्रा वृतांत तो क्या होता है, कभी कभी कोई यात्रा होती तो वो हम उसका पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं होता है। तो वो जो हमारे वेद है जो प्राचीन, जैसे यहाँ पर यजुर्वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद वगैरह है, तो वेद इंपॉर्टेंट है। तो वेद और पुराण से यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो उसका आंसर बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। वेद और पुराण से हमें क्या होता है कि भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर हमें मिल जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों किस काल की सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो सभ्यता है वो यहाँ पर जो है कांस्य युगीन काल है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई थी। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसकी खुदाई कब की गई थी, तो आपको मैंने पहले भी करा चुका हूँ 1921 में। तो 1921 में हड़प्पा की जो है खुदाई की गई थी। तो ये सवाल आपके सामने अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, भाई हड़प्पा खुदाई कब हुई थी, और ये भी ध्यान रखना है किसने की दोस्तों। तो इसका भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो दयाराम साहनी थे, ठीक है ना, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी कि दोस्तों, दयाराम साहनी, ठीक है ना। तो दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। दोस्तों कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, लेकिन दोस्तों जो है आजमगढ़ है, ये अलग नाम है। तो ये अपना हड़प्पा का नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको बना दोस्तों जो है अलग अलग प्रकार से, यहाँ पर जो है काले रंग के चूड़े इसका अर्थ होता है, तो ये मिला आपको, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कालीबंगा से मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, और यहाँ से एक विशाल स्नानागार हमें मिला है, ठीक है ना। और हड़प्पा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ध्यान है। अब यहाँ पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन आ चुका है। ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ऋग्वेद के काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन दोस्तों, इंद्रदेव, ठीक है ना, ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद में है। वेद कितने दोस्तों, वेद है कितने, आपको पता है दोस्तों वेद कितने हैं, 4 वेद है, ठीक है ना, 4 वेद है। अब यहाँ पर गायत्री, उनमें से गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर नदियों के नाम दे रखे हैं और साथ में इसके आधुनिक नाम दे रखे हैं। तो वितस्ता का नेम क्या है? झेलम में, बिल्कुल सही है। विपाशा का नाम व्यास है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा परुष्णी नदी, रावी नदी, बिल्कुल सही। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला सुमेलित नहीं किया है। कुंभा का जो नाम है वो इसका प्राचीन नदियों के नाम है, लेकिन उसके आधुनिक नाम पूछा गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सुवार नहीं है। कुंभा नदी का आधुनिक नाम मान दोस्तों जो काबुल है ना, काबुल कुंभा नदी का आधुनिक नाम है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के दोस्तों जो है प्रजापति हो जाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य में की गई है और पद्य दोनों में की गई है? तो कौन से वेद की रचना दोनों में की गई दोस्तों? यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की रचना दोस्तों क्या की गई है? गद्य में भी की गई है और पद्य में भी की गई है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सामवेद जो दोस्तों है ना, इसमें क्या कहा गया है? जितने संगीत से यहाँ पे जो है संगीत की रचना है उसमें रिलेटेड ये है ना, ये सामवेद के बारे में कहा गया। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं? 18 है, ये आपको पता है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? यानी कि उन्होंने घर को त्याग कर दिया था, तो इससे क्या कहा, इस घटना को क्या कहा गया दोस्तों? इस घटना को महाभिनिष्मीकरण यानी कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया, गृह त्याग किया और सन्यासी धारण कर लिया, ठीक है ना। अब इनकी जब दोस्तों इनका जो इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, तो उससे उस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जो है कुशीनगर में, ठीक है ना। कुशीनगर में इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। कुशीनगर में क्या होता है? इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? अभी हमने डिस्कस किया था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, देखो अलग अलग घटना उनसे रिलेटेड है, तो उन्हें कहाँ पर हुई थी? बोध गया, उर्वेला, ये जो है निर्जना वन यानी कि निर्जना नदी के तट पर उन्हें जो है यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों फर्स्ट उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, ठीक है ना। सारनाथ में दोस्तों प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने। अगर पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक उपदेश यानी कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में, ठीक है ना। जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती में क्या दिए थे? सबसे अधिक उपदेश दिए थे। और सबसे अंतिम उनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ, तो वो यहाँ पर कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर इनको क्या प्राप्त हुआ था? मोक्ष प्राप्त हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? इनके टाइम पर 4 आयोजन जो हुए थे बौद्ध समिति के। तो पहली जो है संगीति थी दोस्तों बौद्ध संगीति, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये अपने कहाँ किया दोस्तों? ये अपने राजगृह में किया गया था। दोस्तों, अगर आपको NMMS का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, ठीक है ना। गूगल ओपन करना है या फिर अपना जो क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? NMMS मॉडल पेपर स्टडी मंदिर। जो दोस्तों लिखा रहा हूँ वो आपको ये जो कीवर्ड है वो टाइप करना है सर्च बार के अंदर, ठीक है ना। NMMS मॉडल पेपर स्टडी मंदिर, पीछे आपको स्टडी मंदिर लिखना जरूरी, ठीक है ना। ये आप लिखेंगे, जैसे आप ये लिखते हैं तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ये वाली साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। NMMS की मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ से डाउनलोड करें। तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल करना है ना। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्राप्त कर पाओगे, साथ ही में टेस्ट भी आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मॉडल पेपर यहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप सभी स्टेट के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है NMMS के रिगार्डिंग, तो studymandir.com की वेबसाइट से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स था। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी?
तो आपको पता होना चाहिए कनिष्क शिक्षा शासनकाल में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? महावीर, ठीक है ना, भगवान महावीर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पार्श्वनाथ दोस्तों थे वो अपने 23वें हो जाएंगे और जो ऋषभदेव है वो अपने प्रथम हो जाएंगे, ठीक है ना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया आपको पता होना चाहिए। पहला उपदेश कहाँ पर दिया? राजगृह में दिया था। भगवान यानी कि जैन धर्म के तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर, 24 तीर्थकर यानी भगवान महावीर ने 24वां अपना जो प्रथम उपदेश दोस्तों कहाँ पर दिया था? राजगृह में दिया था। इज दैट क्लियर दोस्तों? वैसे मॉडल पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप हमारे ऐप को, जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी इसका PDF वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हो। जैन धर्म में त्रिरत्न की निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जैन धर्म जो त्रिरत्न है उसमें किसे शामिल करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा यानी कि सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है, इन्होंने 3 नियम दिए थे, और सम्यक ज्ञान, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के दोस्तों यानी जो अजात शत्रु है, इनको किस नाम से जानते हैं? कुणिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर है उसकी स्थापना किसने की दोस्तों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि थी उदयन है, ठीक है ना, उदयन के द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? अब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो मगध का शासक कौन था? वह था दोस्तों धनानंद था, ठीक है ना। तो धनानंद ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, गणानंद वगैरह धनानंद, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सिकंदर और पोरस के मध्य 1326 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य, ठीक है, ये युद्ध दोस्तों कौन सा हुआ था? हाँ, इस क्वेश्चन को, इसको क्या कहते हैं? इससे दोस्तों झेलम का युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों कौन सी नदी किनारे लड़ा था? तो ये नदी कौन सी, ठीक है ना, जो झेलम नदी थी दोस्तों, झेलम नदी के किनारे जो है युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस युद्ध को हाई स्पेडिस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इस युद्ध को हाई स्पेडिस के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर झेलम ना देकर वो नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? उनका प्रधानमंत्री यानी कि उनके शासनकाल में कौन यहाँ पर जो रहते थे? तो वो चाणक्य थे, ठीक है ना, चाणक्य, कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है ना, इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना, इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा कि जो मेगास्थनीज है वो यूनानी के राजदूत थे, वो किसके दरबार में भारत आए थे? तो दोस्तों किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया इंडिका के बारे में और इंडिका से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन गया, बना कि नहीं बना? देखो, इंडिका किसकी रचना है? अब आप सिंपल आंसर कर देंगे भाई कि मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है ना। इस प्रकार से मौर्य शासक दोस्तों अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? मौर्य के शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया दोस्तों? कलिंग पर 261 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है ना, 261 में, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व, ठीक है ना। अब यहाँ पर कलिंग में आक्रमण करने के बाद में 8 वर्ष के बाद में इन्होंने क्या कर दिया? युद्ध की को यानी कि युद्ध रद्द, मतलब ऐसा कर लिया कि युद्ध नहीं करेंगे। अब जो ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे सैनिक यानी कि बहुत सारे जो लाखों लोग मारे गए थे इसमें, तो यहाँ पर काफ़ी सारी हानि हुई थी, ठीक है ना, जनमाल की हानि हुई थी। इस कारण से इन्होंने युद्ध यानी कि त्याग दिया था, यानी कि युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया था कि अब कोई युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है ना।
अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय की वर्णन किस शिलालेख में कहा गया है? तो ये आपको देखिएगा जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो दोस्तों किन्होंने करवाया? तो अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चले? सोने के सिक्के किस वंश के इंडो ग्रीक के शासक के द्वारा चलाए गए थे? गुप्त वंश का संस्थापक अभी हमने डिस्कस किया, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसा दोस्तों होता है, लेकिन जो श्रीगुप्त है ना वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। श्रीगुप्त जो है उनके संस्थापक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक, ठीक है ना। ठीक है, मौर्य वंश के हो जाएंगे चंद्रगुप्त और श्रीगुप्त हो जाएंगे इनके गुप्त वंश के। किस वंश शासक को किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री दोस्तों फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के किसके उपलक्ष्य में जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद में। ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है कौन सा? हो गुप्त का बताना। तो ये हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। चलिए, चीनी यात्री हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। ऐसे याद रखो, ह से हर्षवर्धन, ठीक है ना। चलिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? देखो ये दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने यानी कि हराया था, ठीक है ना। ये अपना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? क्लियर है? ये हो जाएगी चोलों की हो जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा या फिर किसके शासनकाल में की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? क्वेश्चंस पता होना चाहिए। कलहण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कलहण करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट दोस्तों, बाणभट्ट ने किसकी रचना की? तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, हर्षचरितम, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए हर्षचरितम किसकी रचना है, तो ये आपको पता होना चाहिए बाणभट्ट की रचना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों 40 क्वेश्चंस जो थे। अब हम कल डिस्कस करने वाले मध्यकालीन भारत से रिलेटेड। तो दोस्तों जिसको भी नेक्स्ट पार्ट देखना है, ये मध्यकालीन जो मिडाइवल हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये देखना है, ठीक है ना। तो देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में यस जरूर से कर लेना। कमेंट में लिखना है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की यहाँ पर हेल्प हो सके। और जिनका भी अभी नज़दीक में जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद में, तो उनके लिए क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।